नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय का गठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति और त्यागपत्र, कॉलेजियम प्रणाली, न्यायाधीशों की योग्यता, महाभियोग, शपथ, वेतन, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना और सर्वोच्च न्यायालय का स्थान दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान द्वारा भारत में एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना की गई है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय तथा मध्य में राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और सबसे नीचे जिला न्यायालय है दोस्तों। और ये एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसके आधार पर 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड इम्पे थे दोस्तों। इसके बाद 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा दिल्ली में संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया तथा 1 अक्टूबर 1937 को इसकी स्थापना हुई और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश मोरिस गोयर थे दोस्तों। यह सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, क्योंकि इसके निर्णयों के विरुद्ध लंदन के प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी दोस्तों। वर्तमान का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। हीरालाल जे कानिया इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक में संघीय न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किया गया है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय हमारे संविधान का संरक्षक है। यह नागरिकों के अधिकारों तथा उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करता है और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करता है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 124(1) के अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश और जब तक संसद विधि द्वारा अन्य न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं करती, तब तक 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेंगे दोस्तों। ऐसा प्रावधान था। इस प्रकार प्रारंभ में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों, कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। मगर वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश, कुल 31 न्यायाधीश हैं दोस्तों। न्यायाधीशों की नियुक्ति और त्यागपत्र। अनुच्छेद 124(2) अनुच्छेद 124(2) के अनुसार दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है दोस्तों। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने से पहले मुख्य न्यायाधीश से सदैव परामर्श किया जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 124 का दूसरे का इसमें लिखा है, कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉलेजियम प्रणाली। यह क्या है, चलिए जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 5 वरिष्ठ जजों की कमेटी को कॉलेजियम कहा जाता है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के 5 वरिष्ठ जजों की कमेटी को कॉलेजियम कहा जाता है। यही कमेटी न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा तबादले का फैसला करती है।
कॉलेजियम की सिफारिश मानना सरकार के लिए जरूरी होता है। यह व्यवस्था 1993 से लागू है दोस्तों। 1993 से 1998 तक यह 3 सदस्यीय था। वर्ष 1998 में इसे 5 सदस्यीय बनाया गया। राज्यों के उच्च न्यायालयों के मामले में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य मुख्य न्यायाधीश भी इस कमेटी के सदस्य बनाए जाते हैं दोस्तों। नोट: कॉलेजियम प्रणाली से पहले राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा तबादला होता था। योग्यता: न्यायाधीशों की योग्यता दोस्तों, अनुच्छेद 124 का 3, इसमें लिखा है कि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में तभी योग्य होगा जब वह भारत का नागरिक हो। नंबर का, किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। नंबर खा, किसी उच्च न्यायालय का या एक से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी कि वकील रहा हो। और नंबर गा, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो दोस्तों। इतनी चीज़ें। अब हम लोग पढ़ेंगे महाभियोग के बारे में। अनुच्छेद 124(4) के अनुसार दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश न दे दिया हो तब तक रहेगा। अनुच्छेद 124(5) के अनुसार संसद न्यायाधीशों पर लगे महाभियोग की जांच कर सकती है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे शपथ के बारे में। अनुच्छेद 124 का 6वां पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति द्वारा या उसके द्वारा निमित्त किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा दोस्तों। अनुच्छेद 124 का 7, इसमें लिखा है कि कोई व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो वह भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता दोस्तों। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन, इसमें लिखा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिए जाएंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करेगी और जब तक इसके लिए संसद द्वारा कोई उपबंध नहीं किया जाता तब तक उन्हें ऐसे वेतन दिए जाएंगे जैसा कि दूसरी अनुसूची में अंकित है दोस्तों। तो संसद द्वारा विधि बनाकर न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया गया है जो इस प्रकार है। नंबर 1, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये प्रतिमाह और नंबर 2, अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपये प्रतिमाह है दोस्तों। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा व्यक्ति
जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे वह उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। दोस्तों, अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। यदि सर्वोच्च न्यायालय में सत्र आयोजन करने अथवा यदि सर्वोच्च न्यायालय में सत्र आयोजित करने अथवा चालू करने के लिए गणपूर्ति न हो तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से पूर्व सहमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। दोस्तों, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो। इस नियुक्ति के संबंध में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है। नोट: तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। तदर्थ न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही नियुक्त किए जा सकते हैं, उच्च न्यायालयों में नहीं। अनुच्छेद 128 सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। इसमें लिखा है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से सर्वोच्च न्यायालय में बैठने तथा कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। यदि वह व्यक्ति ऐसा अनुरोध स्वीकार कर लेता है तो आकर कार्य कर सकता है तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन व भत्ता उसे प्राप्त होगा। दोस्तों, अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। इसमें लिखा है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अवमानना यानी कि अपमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। अभिलेख न्यायालय का अर्थ है, नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय देश में सर्वमान्य होंगे। नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय साक्ष्य और प्रमाण के रूप में स्वीकार्य होंगे। नंबर 3, अभिलेख न्यायालय के निर्णय का अवमानना यानी कि अपमान करने के लिए किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। दोस्तों, अनुच्छेद 130 सर्वोच्च न्यायालय का स्थान। इसमें लिखा है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट या स्थापित होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। दोस्तों, तो इस प्रकार हमारी वीडियो आज यहाँ समाप्त होती है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।